चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन यानी कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में तो प्रेशर था फर्स्ट हाफ में, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के बाद इंडिसेस मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे बंद हुए, निफ्टी सेंसेक्स दोनों। और निफ्टी बैंक में भी लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आई, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे जाके कहीं बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस हरे निशान में, 1% के आसपास की बढ़त यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी, चाहे आप मिड कैप इंडेक्स देखें या स्मॉल कैप इंडेक्स देखें। और कंसोलिडेशन मेजरली मार्केट के अंदर कामकाज कर रहा था आज, लेकिन बहुत हद तक स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी। तो पीएसयू इंडेक्स में अच्छी खरीदारी थी, मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा मूव देखने को मिला। फार्मा आज जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा था। इनफैक्ट जो एफ&ओ के टॉप गेनर्स देखेंगे उसमें आपको फार्मा ही दिखाई पड़ेगा ज़्यादातर सभी। केमिकल शेयरों में अप मूव लगातार जारी है। रियल्टी में बाइंग थी आज, फार्मा मेटल में बाइंग थी आज। इसके अलावा आज ऑटो के सेलेक्टिव स्टॉक्स में अप मूव था। ऑटो, उसके अलावा एफएमसीजी यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिली। और बहुत सारे स्पेसिफिक मूव्स थे मार्केट के अंदर। मिसाल के तौर पे यूनाइटेड स्पिरिट्स लास्ट आवर में चला, वो नंबर से ठीक पहले। आईटी में टीसीएस चल रहा था, बाकियों में प्रेशर था। बैंकिंग में वैसे अदरवाइज प्रेशर था, फ्लैट टू नेगेटिव साइड था, लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव नहीं था। हैवी वेट्स थोड़ा प्रेशर था, तो रिलायंस सपोर्ट कर रहा था, टीसीएस में सपोर्ट था। टाइटन, एशियन पेंट अच्छा चल रहा था क्रूड के फॉल के बाद। एशियन पेंट, बर्जर यहाँ खरीदारी थी। अर्निंग्स का इम्पैक्ट था अलग अलग स्टॉक्स पे। तो यहाँ पर मेजरली आपको ऐसे अर्निंग से पहले और अर्निंग के बाद केपीआई एनर्जी ग्रीन, अर्निंग के बाद अपर सर्किट लग गया, या फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स अर्निंग से पहले चला, पतंजलि अर्निंग से पहले अपना नया ऑल टाइम हाई काट के गया, जीएनएफसी अर्निंग से पहले चला, लास्ट आवर में बाइंग थी, ईएमएस ने ऑल टाइम हाई बना गया। तो ऐसे करके अलग अलग स्टॉक्स पे स्टोरीज मार्केट में चल रही हैं और उसके सारे हिसाब से यहाँ पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत सीधे सवालों पे कर लेता हूँ। पहले कुछ यूट्यूब और फेसबुक के जरिए जो मेरे पास आए होंगे। ओके, कहाँ गया सबसे पहला सवाल? ओके, सबसे पहला सवाल मदरसन वायरिंग एंड बीओबी पर व्यू। बीओबी के तो नंबर वीक थे पंकज सर, मदरसन के नंबर अभी अवेटेड है, कल आने वाले हैं। तो एक बार नंबर देख लीजिए, उसके बाद कोई टिप्पणी करिएगा। हालांकि मतलब पीएसयू बैंकिंग बास्केट में वैल्यू तो बहुत है, चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, बीओबी हो, बैंक ऑफ इंडिया हो। बट अगे और कुछ लोग मान रहे हैं कि पीएसयू की रैली जो शायद अभी भी कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि पीएसयू बुल्स जो है बहुत एग्रेसिव है अभी भी। लेकिन अगेन ये यूजुअली बहुत लंबे सर्किल के बाद चलते हैं। सो आपको कोई भी तेज़ी मिले तो उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से करिएगा, कैपिटल निकाल के फ्री के शेयर रखने के लिए। लेकिन बाकी हाँ, अभी तो आप बने रहिए। मदरसन केस में बहुत बड़ा रनअप ऑलरेडी दिखा चुका है और उसके बाद आप अब इस पर सवाल पूछ रहे हो, लेकिन इसके नंबर हर बार सपोर्टिव रहे हैं सो फार। तो एक बार ये नंबर देख लीजिए, फिर टिप्पणी करना ज़्यादा आसान रहेगा। कल नंबर आएंगे, देखते हैं उसके बाद कैसे कामकाज होता है यहाँ पे। आईओसी मित्तल साहब, ये आईओसी के नंबर से ज़्यादा अच्छा इस बार इसका डिविडेंड था। 5 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने पोस्ट किया, जो इसकी यील्ड बहुत बेटर कर देता है। और ओएमसी में वैसे भी वैल्यू थी, स्पेशली बीपीसीएल में सबसे ज़्यादा वैल्यू थी। तो बीपीसीएल वैल्यू, एचपीसीएल वैल्यू जो आज रिएक्ट भी कर गया 8% ऊपर से। तो क्रूड का फॉल इनके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि मेजरली ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन में, इनकी इनपुट कॉस्ट का प्रोडक्ट होता है क्रूड। तो ये ओएनजीसी के लिए नेगेटिव होता है, अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए, और डाउनस्ट्रीम कंपनियों के लिए पॉजिटिव होता है, बारिंग रिलायंस, क्योंकि रिलायंस दोनों में आता है। सो ओएमसीज के लिए वैसे आज फेवरेबल भी है। अगर क्रूड यहाँ भी स्टेबलाइज कर जाए, अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना आए और प्राइसेस कट ना करने पड़े फ्यूल के, तो सिचुएशन के लिए ठीक है। आईओसी में मेजर इम्पैक्ट इसलिए आएगा क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर है। ओएमसीज के 3 सबसे बड़ी कंपनियों में पहला नंबर आता है आईओसी का, देन बीपीसीएल, देन एचपीसीएल। सो बेटर इज, 2 कंपनी अच्छी है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, वैल्यू भी है। बट 2-3 कंसर्न में, एक इक्विटी साइज़ बहुत बड़ा है, दूसरा पॉलिटिकल प्रेशर के बीच में कहीं अगर फ्यूल प्राइसेस कट करने की बात आ गई तो वो कंपनी के लिए नेगेटिव सेटबैक हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ों को आप ध्यान रखिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीतियाँ बनाइएगा। लॉन्ग टर्म के लिए क्या लें लॉन्ग टर्म के लिए क्या लें, आप ये पूछना चाह रहे हैं। तो तिवारी साहब देखो, एक ही चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप बाज़ार नहीं जानते हो, बिल्कुल भी नहीं जानते हो, आपको ज़ीरो नॉलेज है मार्केट का, तो आप कुछ मत करिए। कहीं पर भी अपना एक म्यूचुअल फंड ले लीजिए, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड। पहली चीज़, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो कि नहीं मैं शेयर में ही जाना चाहता हूँ, तो आप एक ETF ले लीजिए, निफ्टी का ETF, IT का ETF, बैंक का ETF। अगर आपने ETF भी ले रखा है और आप थोड़ा और बाज़ार जानते हो,
तो आप लार्ज कैप में जाइए, जिसमें आता है TCS, रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, जिनके नाम सुनते आपको समझ में आ जाए कि किस कारोबार में। मिसाल के तौर पे बाटा, कोलगेट, HUL, यूनाइटेड स्पिरिट्स, तो इनके नाम सुन के आपको समझ में आ जाए किस काम में। तो ये लार्ज कैप होते हैं कैटेगरी में। जब ये भी आपके पास सब्सटेंशियल आ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात, तब तक आप बाजार वैसे ही समझ चुके होंगे। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझे हो तो सेकंड बेस्ट में चले जाओ, एंड विद टाइम यू विल गेट अ गुड पोर्टफोलियो बिल्ड। तो ये एक तरीका है जिसके जरिए जाएं। बाकी आपको अगर लगता है कोई स्मॉल कैप, पेनी कैप लेकर आप मल्टी बैगर ढूंढ लेंगे, तो सबको दिख रहा है, आपको अकेले नहीं दिख रहा। और हमसे पहले और हमसे ज़्यादा बड़े जानकार बैठे हैं, उनको हमसे पहले दिख जाएगा। सो एक बार दो बार को फ्लूक लग सकता है, लेकिन हर बार ये पॉसिबिलिटी, उसकी गुंजाइश बहुत कम है। तो इसको ज़रा ध्यान रखना आप। HDFC में एवरेज करें, मेरे ख्याल से तो करना चाहिए सिंह साहब। मतलब आई तो फाइंड इट कि एक अच्छे रीजनेबल दाम पर है। 1, SIP के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। 2, और अगर आप अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाह रहे हो तो 3, एक अच्छा एसेट आपको मिल रहा है। ICICI बैंक क्योंकि ऑलरेडी बढ़िया चल चुका है, और वैल्यू कैचअप में HDFC बैंक उससे पीछे है। कोटक, मतलब ICICI और HDFC का ही कंपैरिजन प्योरली हो सकता है। सो वैल्यू वाइज तो दिख रहा है, हाँ एंटर किया जा सकता है। और वैसे भी एक लंबे समय तक कंसोलिडेट करने के बाद चलेगा तो रीजनेबल पैसा बना के दे ही देगा। इट्स अ गुड बैंक टू होल्ड एंड टू बाय। अगर आप चाहो तो आप बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अंबुजा, एशियन, पिडिलाइट, डीमा, डिवीज, इन्फोसिस, जुबिलेंट आर नॉट गिविंग एनी सिग्निफिकेंट। तो चन्ना साहब देखो, एशियन पेंट में 2 साल का अगर आप चार्ट देख रहे हो, मतलब मेरे को ये, मैं प्योरली कह नहीं सकता कि 2 साल में उन्होंने रिटर्न दिया नहीं है या नहीं सिग्निफिकेंटली, जब तक मैं नंबर ना देख लूँ। HDFC बैंक मुझे पता है, हाँ 2 साल में से कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन फिर भी HDFC बैंक का CAGR 23-24% है। ये भी सुनना है मेरे को, किसी ने बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि जो आज हो रहा है या जो कल हो गया वो आगे भी हो, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आगे जो कल हो गया वो आगे ना हो। तो ये दोनों गुंजाइश हैं। और रही बात ग्रोथ, बड़े को और बड़ा होना इतना मुश्किल नहीं होता जितना छोटे को बड़ा बनने में होती है। तो ICICI बैंक, HDFC बैंक की क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी प्रूवन है, तो आपके पास रिस्क ऑफ लूजिंग मनी इज़ लेस। डीमार्ट, एग्री करता हूँ, ये नहीं चल रहा क्योंकि ये बहुत चल चुका है। एशियन पेंट्स एंड पीडीलाइट चला है दोबारा। आपने एवरेज किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एवरेज नीचे के लेवल पे किए होते तो आपको दाम प्रॉफिटेबल दिख रहा होता। एशियन पेंट 3400 से 3000 की रेंज में घूम रहा है, ये भी फेयरली गुड मानता हूँ आपकी बात। DVC केस में चढ़ चुका है एक बार 3800 रुपये तक, वहाँ से टूट के वापस नीचे आया, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि चला नहीं। इन्फोसिस केस में आपको 2 बायबैक के मौके मिले, आपने उसको यूज़ किया नहीं किया मुझे ये नहीं पता। उसके अलावा एक मौका, सॉरी, और जुबिलेंट कौन सा वाला है इसका आइडिया नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक आपकी बात सही है, कुछ नहीं भी है। आप कंपेयर किससे करो उस पर डिपेंड करता है। इंडेक्स से कंपेयर करोगे तो आउट परफॉर्मेंस दिखेगी, मिड कैप से कंपेयर करोगे तो अंडर परफॉर्मेंस दिखेगी। सो मतलब दीज आर द बेस्ट व्हाट अ पर्सन कैन ओन। वो ही नहीं चले हैं अभी तो व्हाट टू से, बट एटलीस्ट आई थिंक यू शुड नॉट लूज होप सो इजीली। अभी तो आप बने रहो, 2 साल के लिए बाजार नहीं होता, बाजार बहुत सालों के लिए होता है। ओके, एंड GMDC तो मित्तल सर नंबर तो बहुत वीक थे इस बारी, और नंबर से पहले प्री पोजीशनिंग भी काफ़ी थी इसके अंदर कि कमज़ोर नंबर आ रहे हो, लग ही रहा था उस समय। सो और पहले चला ही बहुत था, तो उस कूल ऑफ होने के बाद दोबारा पिकअप कर रहा है। सो आई थिंक कि अगर आपके पास है तो आप बने रहो 1, और अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। बट अगेन ये सब वो PSUs हैं जिनमें ऊपर के लेवल पे OFS आते रहेंगे, आ सकते भी हैं, क्योंकि आज GNFC की मीटिंग है बायबैक के ऊपर। अगर बायबैक बेटर प्राइस पर आ गया तो ये शायद गुजरात बेस्ड कंपनियों के लिए एक अच्छा ट्रिगर बनेगा कि सभी कैश रिच कंपनियाँ हैं। सो वेट एंड वॉच इज़ द बेटर ऑप्शन। और अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है GNFC की, GMDC की, GSFC की, वो डिविडेंड पॉलिसी में चेंज होने के बाद। सो बने रहना इज़ बेटर कंपेरेटिवली। M&M 800 के दाम पर है अगर आपके पास गुप्ता जी, तो और लेने का तो मतलब नहीं बनता ना। तो बेटर यही है कि अभी तो आप फिलहाल अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर ही बने रहो, लेकिन मतलब ऐसे ऊपर जाके एवरेज मत करो। स्टॉक अच्छा है ऑब्वियसली, लेकिन बने रहना ज़्यादा बेटर। अगर कहीं नीचे मिल जाए तो आप ऐड कर लो, कोई इशू नहीं फिर तो। दिवाली मुहूर्त स्टॉक विच हैव गुड वैल्यू, तो दिवाली तो आने दो ना, अभी दिवाली नहीं है, लेकिन चलो आप देखो सर, मैं हमेशा लार्ज कैप का ही फेवर लेता हूँ, क्योंकि कोई इस जंक्चर पर सुन रहा है, उसका पैसा कैसा है उसे पता है नहीं पता है, कोई छोटा स्टॉक ले लिया फंस गया, तो इसलिए मैं कभी ऐसा नहीं बोलता। दिवाली पिक के तौर पर हमेशा कोशिश करो द बेस्ट खरीदने की, क्योंकि दिवाली में आप बेस्ट ही खरीदते हो ना,
तो अच्छा कपड़ा खरीदते हो, अच्छे गहने खरीदते हो, अच्छा सामान खरीदते हो, तो लाइक वाइज अच्छे स्टॉक भी खरीदो। 1, बाय गुड स्टॉक, कीप ऑन बाइंग, होल्ड इट, गिव सम टाइम। 1, बाय गोल्ड इवन, आप गोल्ड भी खरीद सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन है। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने चाहिए, यहाँ से 75,000 के आसपास आना चाहिए गोल्ड को, क्योंकि हमेशा वो आपका इक्विटी को हेज करेगा। जब जब इक्विटी क्रैश करेगी गोल्ड खींचेगा। सो आपको अगर इक्विटी में लार्ज कैप नहीं पसंद आ रहा है कुछ, या ले रखा है अपनी ऑलरेडी, तो आप गोल्ड की साइड जा सकते हो। बाय इंडेक्स फंड, निफ्टी ETF ले सकते हो, CNX IT ETF ले सकते हो, बहुत चले नहीं है वो, उनको ले सकते हो। तो किसी स्टॉक में बोलकर किसी को फंसाने से बेहतर है आप, बेटर ये है कि आप किसी इंडेक्स को लॉन्ग करो, या फिर गोल्ड को लॉन्ग करो, या फिर किसी लार्ज कैप को लॉन्ग करो। क्योंकि मिड कैप में मैं बता तो 10 शेयरों का नाम दूंगा आपको, लेकिन एंट्री मैं यहाँ बताऊंगा, एग्जिट में कभी नहीं बता पाऊंगा। सो इसीलिए बेटर यही है कि आप लार्ज कैप में एंटर करिए एंड कीप बाइंग, कीप डूइंग योर SIPs। बिरला सॉफ्ट में एंट्री कब करें? तो जब नीचे है तब करें, क्योंकि ऑलरेडी तो इतना भागा हुआ है, अभी नंबर आया, नंबर के बाद और चलना शुरू हो गया। सो कहीं कोई फॉल मिले किसी फाइन डे तो उसका इस्तेमाल करिएगा नीचे आने के लिए, ये ज़्यादा बेटर रणनीति आपको मिलेगी। अभी के लिए तो फिलहाल आउटराइटली भागा हुआ शेयर है, तो उसमें इतना हाथ लगाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। बट स्टिल ये क्वार्टर के नंबर के बाद बिरला सॉफ्ट की मैनेजमेंट खुद बोल के गई Q3 के नंबर उतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे, थोड़ा मॉडरेट आएंगे। तो अगर मॉडरेशन में वो नीचे मिल जाए तो आप पिक कर लेंगे, Q4 से वापस पिकअप करेंगे उनके नंबर्स, ये उन्होंने खुद बोला है। आप ऑन पेपर कहीं भी रीड कर सकते हैं इसे। इसके अलावा गुड आफ्टरनून धर्मेश शाह, योर एडवाइस इज यूजफुल टू मी। थैंक यू धर्मेश सर। स्टार सीमेंट, आरती फार्मा इज आरती इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, और आरती इंडस्ट्रीज ही तो है। आरती ड्रग्स, अच्छा आरती ड्रग्स होगा। आई कैन होल्ड फॉर 3 to 4 year इफ एनी सजेशन देन इन्फॉर्म। आरती ड्रग्स तो यू कैन होल्ड, एंड इवन स्टार सीमेंट भी यू कैन होल्ड, ये अच्छी वैल्यू है। कल परसों में गौरांग सर आए थे और वो बोल के भी गए कि अगर आप कोई छोटी सीमेंट कंपनी ढूंढ रहे हो वैल्यू वाइज तो स्टार सीमेंट हो सकता है। दोनों कंपनियों के चुनाव आपके ठीक है, आप बने रह सकते हो दोनों में। आरती इंडस्ट्रीज इज बेटर पोजीशन प्राइस वाइज कंपेरेटिवली आरती ड्रग्स के, बट ठीक है उसमें बायबैक भी बहुत अच्छा था अभी हाल में ही आरती ड्रग्स में, आरती इंडस्ट्रीज की सीट में। लेकिन ठीक है, दोनों कंपनियों में कोई बुराई नहीं, आराम से बने रहो। श्नाइडर इलेक्ट्रिक फॉर लॉन्ग टर्म, देसाई सब बने रह सकते हो। नंबर तो अच्छे थे, कल इसके नंबर आए हैं, और YOY Q-on-Q दोनों बेसिस पे नंबर बेटर साइड पे देखने को मिले। सो एज ऑफ नाउ तो आप बने रहो। इक्विटी फ्लोट भी छोटा ही है, बट लेट्स सी MNC पेरेंट क्या कहता है इसका, और बाकी क्या डिटेल आते हैं। मेजरली ये लोग हाउसिंग एंड कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग में कामकाज करते हैं। हाउसिंग के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, हाउसवेयर इक्विपमेंट्स बनाते हैं, और अदरवाइज इनका कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग का भी काम है, स्विचेस एंड बोर्ड्स वगैरह का भी। सो इंटरेस्टिंग है, सो फार तो आप बने रहो। एंड ये क्वार्टर के नंबर तो अच्छे ही थे, तो अगर वैल्यू बस वैल्यूएशन वाला पार्ट महंगा है, क्योंकि मतलब मल्टीनेशनल तो थोड़ा महंगे रहते हैं यूजुअली, लेकिन वो महंगे साइड पर है, तो हो सकता है कंसोलिडेट करेगी। बहुत समय से दायरे में घूमा है ये, लेकिन ऐसे इस टाइम पे इंगरसॉल लैंड भी होता था, वो एक रेंज में घूमता था, सडनली ब्लास्ट हुआ और 2300-2400 पहुंच गया। तो बेटर है कि अभी तो आप बने रहो, एंड लेट्स सी क्या गोइंग फॉरवर्ड प्राइसिंग आती है इसकी। गेटिंग ₹10,000 डिविडेंड, प्लीज़ रिकमेंड सम गुड स्टॉक्स फॉर वेरी लॉन्ग टर्म। तो सर ये अगेन वही सवाल उठता है, अगर आपको डिविडेंड से 10,000 रुपये मिल रहा है तो यू कैन प्लो इट बैक इन 3 फॉर्म। इसमें आप 3 हिस्से बना सकते हो। डिविडेंड अगेन, एक हिस्सा जो डिविडेंड में जाए, एक हिस्सा जो ग्रोथ में जाए, और एक हिस्सा जो बहुत एग्रेसिव हो या गोल्ड हो एटलीस्ट, तो या तो बिल्कुल ही मॉडरेट हो। अब वो आपकी एज पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मान लीजिए क्योंकि आप डिविडेंड इनकम इतनी आ रही है, तो एक लार्ज कैप लो कोई भी, बीट HDFC, बीट TCS, वो आप समय समय में बदलते रहो, क्योंकि जैसे जैसे भाव बदलते हैं उनकी वैल्यूएशन चेंज हो जाती है। अब अभी HDFC बैंक सस्ता है, 2900 में TCS सस्ता हो जाएगा, कभी रिलायंस सस्ता हो जाता है। सो ऐसे करके जो लार्ज कैप सस्ते आपको दिखें उनको आप ऐड करते रहो, एक बड़े पार्ट से। दूसरे हिस्से से आप कोई डिविडेंड बेस्ड स्टॉक लेते रहो, जैसे कि GMDC, जैसे कि ये NMDC, जैसे कि ये GNFC, इस तरह की कंपनियाँ जिनके डिविडेंड यील्ड अच्छे हैं। और तीसरे हिस्से से आप गोल्ड खरीदते रहो, छोटे छोटे चंक में ETF फॉर्म में, हर महीने थोड़ा थोड़ा लेते रहो। तो ये डिविडेंड भी आपका फ्लो होता रहेगा, और आप उससे भी रेवेन्यू गोइंग फॉरवर्ड जनरेट करते रहोगे। एक डिविडेंड देगा, ग्रोथ देगा, और गोल्ड स्टेबलाइजेशन देगा। तो ऐसे अकॉर्डिंगली आप उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो। थैंक यू अभिनव सर, थैंक यू। नुवोको विस्टास लॉन्ग टर्म व्यू एज इट कुड बी अ टेक ओवर कैंडिडेट, ऑलवेज
अभिनव सर देखो, ये है तो टेक ओवर कैंडिडेट, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। इनके नंबर इस क्वार्टर के बेटर थे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। वाई थोड़े वीक थे कि वो सीमेंट का मतलब सॉरी क्यू ऑन क्यू वीक थे, वाई अच्छे थे क्योंकि सीमेंट का क्वार्टर नहीं रहता ये वाला, तो पिकअप तो आना चाहिए। वैल्यूएशन महंगा था, ऊपर से करेक्शन के बाद रीजनेबल महंगा हुआ है, बहुत महंगा तो अभी भी सस्ता तो नहीं है, लेकिन हाँ रीजनेबल महंगा है। पांचवी या चौथी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, तो वो तो डिनाइल है ही नहीं। और ऑलवेज कभी ये मतलब दो नाम जो एक बार उठ चुके हैं, उसमें एक अल्ट्राटेक का नाम आ ही चुका है पहले एक्वायर करने वालों में, और अंबुजा का भी नाम आ रहा है। सो अल्ट्राटेक क्योंकि हो सकता है हमेशा उसके पास वो ऑप्शन रहता है कि वो दूसरी सीमेंट कंपनी जो उनकी है उसको एक्वायर कर लें, क्या नाम है उसका, जो उनकी फैमिली ओन्ड है, जिसमें सर्किट लग रहा है 100 रुपये 150 रुपये शेयर है। और दूसरा वाला जो है अंबुजा ले सकता है, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है नहीं। सो ऑलवेज है तो ये टेक ओवर कैंडिडेट, एंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है, तो यहाँ बने रहने में, खरीदने में या मतलब होल्ड करने में कोई खास इशू नहीं है। समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन पैसा बन जाएगा, ऐसा कोई फ्लॉ नहीं है। कैपेसिटी है, और जिसके पास कैपेसिटी है उसको कोई इतनी दिक्कत होती नहीं है। तो कैपेसिटी है इनके पास, तो आप आराम से बने रहो। ICICI बैंक नेक्स्ट टारगेट। खान साहब, अभी थोड़ी पहले किसी जानकार से बात हो रही, तो उनका तो मानना है कि ICICI बैंक की तेज़ी ऑलरेडी डन हो गई है। वो मान रहे हैं कि ICICI बैंक बढ़िया तेज़ी पकड़ा चुका है, बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं होगा इसमें, क्योंकि बड़ी तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है। तो बड़ी तेज़ी के बाद और बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं है। हैविंग सेड दैट, बैंक तो अच्छा है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, बट एटलीस्ट जो तेज़ी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कहना मुश्किल है। 1700-1800 के भी टारगेट आते हैं कुछ हाउसेस के एक साल के, बट HDFC बैंक सीम्स बेटर कंपेरिजन में। अगर वैल्यू वाइज देखोगे आप, तो दोनों ही वैसे तो मैच्योर बैंक है, तो ऐसी कोई अगर आप ये कहते हो कि इनके टाइम खत्म हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं, दोनों ही मैच्योर बैंक है। सो अगेन मैं आज अभी बैठ के कुछ वैल्यू ढूंढता हूँ, अगर मिलता है तो, लेकिन बेटर इज कंपेरेटिवली HDFC बैंक। गुड आफ्टरनून बोलू सर, आई वांट टू नो योर व्यूज ऑन अल्काइल अमाइन, शुड आई बाय? यू कैन बाय फॉर लॉन्ग टर्म, यस यू कैन बाय। फॉर वेरी लॉन्ग टर्म तो आई कैन नॉट से, बट लॉन्ग टर्म में एक ही चीज़ ध्यान रखना कि ये नंबर पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि क्वार्टर बाय क्वार्टर केमिकल के नंबर स्टेबलाइज हुए हैं, और स्टेबलाइजेशन होने के बाद पिकअप आ रहा है, ये नंबर से ही पता चलेगा। इस क्वार्टर में एटलीस्ट नंबर स्टेबलाइज होते तो दिख रहे हैं, लेकिन स्टेबलाइजेशन के बाद पिकअप आता है कि नीचे आता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए तो हाँ लग सही रहा है। इनपुट कॉस्ट पर नज़र रखना और नंबर हर क्वार्टर देखना, चाहे कितने भी लॉन्ग टर्म के लिए आप लो। इक्विटी छोटी इसलिए बढ़िया भी सामान दिख रहा है लेने लायक। पॉलीप्लेक्स एवरेज बाइंग लेवल 1400। सदल जी, यही एक कंसर्न है इसमें, जो प्लेज है पहले 56% प्लेज था, वो धीरे धीरे बढ़ के 99% प्लेज पहुंच गया है। पॉलीप्लेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, और वैल्यू होने के बावजूद भी यहाँ पे जो प्लेज पड़ा हुआ है वो प्लेज इज़ नॉट गुड। सो जब तक ये प्लेज का कंसर्न रहेगा, जब तक ये प्लेज का नंबर नीचे नहीं आता है, तब तक तो ये कंसर्न रहेगा। सो भले इस कंपनी में वैल्यू है, भले अच्छी कैपेसिटीज़ हैं, भले इनका कारोबार कई देशों में फैला हुआ है, लेकिन जब तक प्रमोटर की वैल्यू प्लेज नहीं, क्योंकि किस तरह क्यों प्लेज की गई है, या तो प्रमोटर एग्जिट कर रहा है या नई कैपेसिटी ऐड कर रहा है जिसके लिए प्लेज कर रहा है, और बाहर से रकम नहीं मिल रही है। लेकिन किस लेवल पे प्लेज है, वो लेवल के बाद क्या भाव आ गया है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर मान लो और यहाँ से भाव करेक्ट होता है किसी दिन मार्केट के फॉल में, तो शायद प्लेज ट्रिगर कर जाए और मार्केट में माल छूट जाए, तो ऐसे कंसर्न रहेंगे। इसलिए आप और एवरेज मत करो, एटलीस्ट बने रहो एंड देखते रहो कैसे कैसे एक्टिविटी होती है यहाँ पर। और स्टॉप लॉस का पिछला साल का लो जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा क्लोज, उसको आप ज़रूर ध्यान रखना एटलीस्ट। ओके, वापस लौटते हैं अब कुछ फेसबुक के सवालों को लेकर भी। उज्जीवन एंड उज्जीवन के नंबर तो ठीक थे शायद इस बार के, एंड यूनियन से बेटर तो उज्जीवन के नंबर थे। उज्जीवन में तो अभी आप बने रहो, यूनियन में भी सर खोने के लिए भी कुछ है नहीं। मतलब PSU बैंकिंग बास्केट में आज ही किसी से बात हुई है, उन्होंने एक बात बोला कि PSU में अभी भी रैली मेंटेन रह सकती है। PSU में, बैंक्स नहीं बोले, लेकिन अगर PSU कैच करेगा तो PSU बैंक भी कैच करते हैं कि मेजर एक्सपोजर होता है उनके वहाँ पे। सो एज ऑफ नाउ तो बने ही रहो, क्योंकि वैल्यू तो अभी भी बहुत जगहों पर है वहाँ पर। कुछ 2-3 नाम वो जो मेंशन कर रहे हैं, उसमें एक NMDC था, GNFC था, जो कि उन्होंने मेंशन किया कि अच्छा रह सकता है। आप अकॉर्डिंगली GNFC के नंबर भी यहाँ से कुछ कह नहीं सकते अभी, NMDC तो उन्होंने बोला ही था। सो वेट एंड वॉच इज़ अ प्रेफरेबल ऑप्शन, और बने रहना ज़्यादा बेटर है। नंबर ठीक था उज्जीवन का भी इस बार ही। पतंजलि, शिवम सर आज नंबर आने वाला है, लेकिन नंबर और वीक आने की उम्मीद है, ये बता दूँ मैं आपको। तो अगर नंबर कमज़ोर आता तो शायद शेयर में बहुत ज़्यादा डाउनसाइड ना खुले, अगर टूटता भी है तो शायद कल एक डिप ले, 5% तक का लो दिखाए,
और वापस वहाँ से रिबाउंड कर जाएगा, क्योंकि पतंजलि केस में एक तो इक्विटी कंट्रोल्ड है पूरा, प्रमोटर के पास 75% होल्डिंग है, बाकी फंड्स के पास है, सो चांसेस नहीं है। एक दूसरा इनकी एक बड़े कारोबार में कंसोलिडेशन की बातचीत है, ऐसी बातचीत है बाज़ार में कि शायद अक्टूबर तक या नवंबर के एंड तक कहीं ये लोग अपने नॉन एफएमसीजी कारोबार को मर्ज कर दें अपने एफएमसीजी कारोबार के साथ, ऐसी बातचीत है। तो ये एक अच्छी वैल्यू क्रिएट करेगा, और वैल्यू क्रिएशन की वजह से शायद ये पतंजलि और अभी तेज़ी पकड़े। ऑल टाइम हाई अभी है ही है ऑलरेडी, तो आज 1-2 दिन का जर्क आ सकता है, लेकिन वो रीसेंट टर्बुलेंस से घबराइएगा मत और होल्ड करिए 2000 रुपये तक, शायद ये 1800-2000 रुपये आने वाले टाइम में आपको दिखाई पड़ जाए कारोबार कंसोलिडेशन के बाद। GQG ने 1170 में लिया है, तो GQG के लिए वो सारे इन्वेस्टमेंट में सिर्फ एकलौती इन्वेस्टमेंट जो नीचे है वो है अदानी ट्रांसमिशन। आज नहीं तो कल वो भी वैल्यू कैचअप कर ही लेगी, तो इसीलिए आप देखना चाहते हो तो उसको देख सकते हो, बट अदरवाइज रियलाइजेशन अच्छा होता ही है उनको आमतौर पे। सो बने रहो, कोई दिक्कत नहीं। 1170 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पतंजलि हो गया। EMI का फ्यूचर कैसा है सर? EMIL या EMS? EMS तो आप बने रहो, आज नया ऑल टाइम हाई काट गया है और अभी ये चलेगा, क्योंकि 14 को नंबर है, अच्छे नंबर आने का अनुमान है, पहला नंबर आएगा इनका ये। EMIL का नंबर इस क्वार्टर का थोड़ा वीक था, हैदराबाद में अभी रिसेंटली गया भी था, तो वहाँ पर उनके बहुत स्टोर्स मैंने देखे और अच्छा रश भी है, तो Q3 उनके लिए बेटर होना चाहिए, क्योंकि वो मेजरली कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस की कामकाज में विजय सेल्स, क्रोमा जैसा उनका कामकाज है, तो नंबर बेटर होना चाहिए। और वैसे लेकिन वो स्टॉक ट्रिपल हो गया है, 60-70 रुपये के आसपास के लोज बनाए थे और वहाँ से 200 रुपये आ गया है शेयर, तो EMIL ऑलरेडी बहुत चल चुका है, बट EMS इट सीम्स कि उसमें वैल्यू बाकी है, तो आप आराम से वहाँ बने रहो। अभी भी 17-18 का मल्टीपल है, 1900 करोड़ की मार्केट कैप है, 1800 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो चलना चाहिए वहाँ पर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ओके, कैन आई शिफ्ट अदानी पावर फ्रॉम BPCL बाय प्राइस? तो मुझे ये पता नहीं कि BPCL में आपको प्रॉफिट है कि लॉस है, लेकिन चलता हुआ ये शेयर में आप क्यों जाना चाह रहे हो? जो ऑलरेडी चल रहा है अदानी पावर, आपको BPCL अब चलना शुरू है, अब होल्ड करो, चलते हुए शेयर में एंटर करने को लॉजिक नहीं बनता। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू SIP, शुड आई गो फॉर डीमार्ट, टाइटन एंड LNT? टाइटन LNT दोनों बहुत चले हुए शेयर हैं, अब आप SIP शुरू करोगे फिर कोई दिन बाद चलेगा नहीं, आप कहोगे 2 साल से लिए बैठा हूँ चल नहीं रहा है, वो लीजिए जो चला नहीं है। मिसाल तौर पे HDFC बैंक, ICICI, ये TCS, रिलायंस काइंड ऑफ कंपनियाँ जो नहीं चले हैं, SBI इवन, तो जिनमें अब इतना मूव नहीं आया उनको पिकअप करो, वो ज़्यादा बेटर है SIP के लिए, ताकि और यहाँ से नीचे आएगा तो आपके SIP को और नीचे ले आएगा, वो वहाँ पर फिर भी एक बार को पोटेंशियल अपसाइड खुल जाएगा आपके लिए। चले फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी थोड़ी देर बाद 5:30 बजे फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव में, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। यहाँ पर आप सवाल रोज़ 3:30 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। नमस्कार।